हेलो बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री के दूसरे लेसन विलयन के आज एपिसोड 22 की बारी है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चौथे अणुसंख्य गुणधर्म परासरण दाब की। बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं बच्चों। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूं परासरण दाब। परासरण दाब को अलग अलग स्टेप में पढ़ते हैं तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि विसरण क्या होता है। परासरण दाब तक पहुंचने के लिए पहले विसरण को समझना पड़ेगा कि विसरण क्या है। इधर देखें बच्चों, मैंने एक इस तरीके का कंटेनर बनाया यूं, और इसको यू आकार की ये एक तरीके की नली है, यू आकार की नली है, ठीक है। और यहां पर इसके बीच में मैंने यहां पर कोई सामान्य झिल्ली लगा दी है। मैं विसरण समझा रहा हूं बच्चों, विसरण, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, एक सामान्य झिल्ली लगाई है, सामान्य झिल्ली, ठीक है। ऐसी झिल्ली है जिसमें विलय और विलायक दोनों के कण आ जा सकते हैं, ठीक है। विसरण समझा रहा हूं पहले, फिर चल पहुंचेगी अपने परासरण तक। देखें, समझे कि मैंने इसके अंदर क्या किया बच्चों कि यहां पर इसके अंदर मैंने विलायक भर दिया एक साइड, और दूसरी साइड मैंने क्या कर दिया कि इस विलायक के साथ दोनों को बराबर ऊंचाई तक भर दिया। इस साइड मैंने क्या किया है कि विलायक के साथ में विलय भी घोल दिया है। इस साइड में मैंने विलायक के साथ क्या घोल दिया है, विलय, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर तो मेरे पास पड़ा है विलायक और यहां पर पड़ा है मेरे पास विलयन। यहां पर क्या पड़ा है, विलयन। अगर दोनों को देखा जाए तो यहां पर अकेला विलायक पड़ा है, तो यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है, उच्च। विलायक की सांद्रता है, विलायक पड़ा है यहां पर, विलायक की सांद्रता है उच्च, ठीक है। और यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है, निम्न। यहां पर निम्न क्यों होगी, क्योंकि ये विलयन है, विलायक के साथ साथ यहां पर विलय भी पड़ा है। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, विलायक की सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता यहां पर है, सांद्रता है बच्चों निम्न। यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है, निम्न। अगर मैं बात करूं विलय की, तो विलय की सांद्रता यहां पर क्या है, विलय की सांद्रता। आप देखो कि यहां पर तो सिर्फ विलायक पड़ा है, विलय है ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर विलय की सांद्रता क्या है, निम्न। और यहां पर विलायक के साथ विलय पड़ा है, ये देखो ये क्या है, विलय, तो यहां पर विलय की सांद्रता क्या है, उच्च। विलय की सांद्रता जो है वो क्या है, उच्च है, ठीक है। तो अब आपके पास विसरण समझ में आने लग जाएगा कि क्या है। देखिए बच्चों कि जो विलायक यहां पर उच्च पड़ा है वो अपनी कम सांद्रता की ओर, यहां पर विलायक क्या है, निम्न है, तो विलायक यहां से इधर जाने लग जाएगा। कौन जाने लग जाएगा, विलायक। ये इधर कौन जा रहा है, विलायक जा रहा है, तो ये विलायक इधर से इधर जाने लग जाएगा, मतलब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लग जाएगा इस सामान्य झिल्ली से। सामान्य झिल्ली वो होगी जिसमें से विलायक भी आ जा सकते हैं और विलय भी आ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो इधर विलय ज्यादा पड़ा है, इधर विलय कम है, तो इसका मतलब है विलय जो है वो ज्यादा से कम, मतलब इधर से इधर की ओर जाने लग जाएंगे। ये कौन जा रहा है, विलय। ये कौन जा रहा है, विलय, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पाए कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, और विलय भी अपनी उच्च सांद्रता से, यहां पे उच्च सांद्रता है, यहां पे निम्न सांद्रता है, तो उच्च से निम्न की ओर जा रहा है। इसी को हम कहते हैं विसरण। मतलब आपको एक सामान्य सी बात समझ में आ गई कि किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यह भी देखो उच्च से निम्न की ओर जाना विसरण कहलाता है, ठीक है, सामान्य झिल्ली से। तो आपको पता लग गया कि विसरण क्या है, कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। चाहे ये झिल्ली हो चाहे झिल्ली ना हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सामान्य सी बात करूं कि यहां पर मेरे पास जो है पानी पड़ा था, और इस पानी के अंदर मैंने यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया,
तो यहां पर तो पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ज्यादा है, यहां पर कम है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इस पूरे विलयन में से सारी तरफ ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलने लग जाएगा। इसको भी हम विसरण ही कहते हैं, इस झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया विसरण, कि किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। ये चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, दोनों में ही विसरण की क्रिया होती है। चलो, ये होगी बात अपनी विसरण की। अब आते हैं अपने नेक्स्ट परासरण पर। विसरण तो एक सामान्य सी बात थी कि भाई किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना जाना विसरण कहलाता है, और ये गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। अब अपने टॉपिक तो है हमारा परासरण दाब, लेकिन हम दूसरे पॉइंट पर क्या समझ रहे हैं। एक बार पहला हमने सीखा विसरण, अब हम सीख रहे हैं कि परासरण क्या होता है। क्या सीख रहे हैं, परासरण क्या होता है। ठीक है, तो परासरण के लिए मैं यहां पर एक फिर वही यू आकार की नली लगा रहा हूं। ये यू आकार की नली लगाई, ठीक है, और इस तरीके से यू आकार की नली है। इसके अंदर इस बार मैं जो झिल्ली लगा रहा हूं ना, वो कौन सी झिल्ली लगा रहा हूं, स्पेशल प्रकार की झिल्ली लगा रहा हूं, जिसे मैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहता हूं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहता हूं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना, इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें से विलायक के कण तो आ जा सकते हैं, विलायक के कण तो इसमें से पार हो सकते हैं, लेकिन विलय के कण इसमें से पार नहीं हो सकते। विलय के कण इसमें से पार नहीं हो सकते, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है, ये बनी किसकी होती है, ये आपके पास वनस्पति कोशिका की झिल्ली हो या कोई जंतु की झिल्ली हो, जैसे सुअर का ब्लेडर या पार्चमेंट, इनसे बनी हो सकती है। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये कैसी है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, वनस्पति कोशिका की झिल्ली या जंतु कोशिका की झिल्ली, जैसे सुअर का ब्लेडर, पार्चमेंट, ये तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। लेकिन अगर मैं बात करूं संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली की, संश्लेषित मतलब जिसको किसी पदार्थ से बनाया जाता है, तो जैसे सेल्यूलोज से अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जा सकती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, आप एसीटेट से जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली बना सकते हो, एसीटेट से। ठीक है, तो ये संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, या आप इसको सेलोफेन से बना सकते हो। ये कुछ बहुलक हैं जिनसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली को संश्लेषित कर सकते हैं, या हम इसको किसी प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। किससे, कॉपर फेरोसाइनाइड से, Cu2FeCN6, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आयन मतलब प्रयोगशाला में बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं, और ये प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम परासरण तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मेन बात जो हमने सीखनी थी वो क्या थी, अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जिससे विलायक तो आ जा सकता है, लेकिन विलय आ जा नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, ताकि जो है आगे अपने परासरण को समझ सकें। अर्धपारगम्य झिल्ली की कहानी हो गई है खत्म। तो इसका मतलब बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली और सीख ली है कि क्या होती है। चलो बच्चों, अब आप आओ नेक्स्ट। मैंने क्या किया कि इसके अंदर यहां पर एक साइड मैंने भर दिया विलायक। क्या भर दिया, विलायक, और दूसरी तरफ मैं इसमें भर रहा हूं विलयन। क्या भर रहा हूं, विलयन। विलयन कैसे पता लगा विलयन है, कि इसके अंदर आपके पास विलय के कण भी घुले हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास विलयन है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि यहां पर क्या पड़ा है, विलायक, और यहां पर क्या पड़ा है, विलयन। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं
कि इधर विलायक, अकेला विलायक पड़ा है और यहां पर विलायक में विलय भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है? उच्च। विलायक की सांद्रता क्या है? यहां पर उच्च है। और यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है? निम्न। विलायक की सांद्रता है बच्चों निम्न। ठीक है, तो अब आपको विसरण की जो परिभाषा आपने सीखी थी उसमें क्या होता था कि कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता था। तो अब यहां पर विलायक उच्च सांद्रता का है, यहां पर विलायक निम्न सांद्रता का है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो इसको हम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना परासरण कहलाता है। ठीक है, अगर ये अर्धपारगम्य झिल्ली ना होती, सीधा कहते तो विसरण होता, लेकिन हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। कौन सी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली? जिसमें से सिर्फ विलायक के कण आ जा सकते हैं, और विलायक के कण कहां से कहां जाएंगे? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे परासरण। तो आपको परासरण की परिभाषा नोट कर लेनी है, क्या? कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना परासरण कहलाता है। ये जरूर बोलना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना। जब ये इधर जाएगा तो इसका लेवल ऊपर जाएगा, ये विलयन ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक इधर से इधर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बात होगी। लेकिन अगर ये हो जाता, देखो एक तो आपको विलायक की तरफ से ये परिभाषा आ गई, दूसरी परिभाषा मैं आपको एक और बता रहा हूं, इधर ध्यान दें कि अब फिर मैंने एक यू आकार की नली ली, फिर यू आकार की नली ली, और फिर मैंने क्या कर दिया है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया है, दोनों तरफ विलयन भर दिया है, दोनों तरफ विलयन। इसमें एक तरफ विलायक था, एक तरफ विलयन था। अब जो मैं बना रहा हूं, दोनों तरफ विलयन बना रहा हूं। ठीक है, दोनों तरफ विलयन बना रहा हूं। यहां पर भी इसके अंदर विलय घुला हुआ है, और यहां पर भी इसके अंदर विलय घुला हुआ है। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आज सारे के सारे यही बनेंगे। ठीक है, आज सारे के सारे यही डायग्राम बनेंगे। चलो, ये मैंने इसके अंदर दोनों तरफ विलयन बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास विलयन नंबर है 1। ये कौन सा है? विलयन है 1, और ये विलयन नंबर है 2। दोनों को किससे पृथक कर रखा है? अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर रखा है। ठीक है, इस विलयन की सांद्रता देखो, इसके अंदर विलय जो है कम घुला हुआ है। आप देखो यहां पर विलय ब्लैक डॉट इसके अंदर कम है, तो इसका मतलब विलयन की सांद्रता यहां पर क्या है? विलयन की सांद्रता जो है वो क्या है? यहां पर कम है। और यहां पर विलयन के अंदर विलय बहुत ज्यादा घुला हुआ है, तो ये विलयन जो है गाढ़ा है, तो मैं यहां पर कहूंगा कि इसमें विलयन की सांद्रता जो है वो क्या है बच्चों? सांद्रता है उच्च। ठीक है, यहां पर विलयन की सांद्रता कम है, यहां पर विलयन की सांद्रता ज्यादा है। लेकिन मैं अगर विलायक की बात करूं, विलायक की बात, तो विलायक यहां पर क्या है? देखो, विलयन की सांद्रता कम है, मतलब विलयन कम गाढ़ा है, लेकिन विलायक तो इसके अंदर ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि विलय इसके अंदर थोड़ा है। मान लो विलयन की सांद्रता इसके अंदर 10 ग्राम प्रति लीटर है, 10 ग्राम प्रति लीटर है, मतलब इस विलयन में 10 ग्राम विलय है, बाकी सब विलायक है। इसकी विलयन की सांद्रता ज्यादा है, मतलब ये 100 ग्राम प्रति लीटर है, मतलब इसके अंदर 100 ग्राम विलय है, बाकी सब विलायक है। ठीक है, 1 लीटर के अंदर, तो इसका मतलब है यहां पर 100 ग्राम विलायक है, बाकी विलय है, बाकी विलायक है, तो इसका मतलब विलायक यहां पर क्या है? कम। यहां पर तो विलय तो 10 ग्राम की है, बाकी सारा क्या है? विलायक। इसका मतलब यहां पे विलायक क्या है? ज्यादा। अब वैसे भी देखो तो यहां पर एक दोनों की बराबर मात्रा है, यहां से लेकर के यहीं तक ये है, इतना ये है, लेकिन दोनों में से इसमें विलायक की विलायक ज्यादा पड़ा है, इसमें विलय ज्यादा पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहां पर यूं कह सकता हूं कि इसमें विलायक की सांद्रता क्या है बच्चों? विलायक की सांद्रता है ज्यादा या उच्च है। विलायक की सांद्रता क्या है? उच्च। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है? विलायक की सांद्रता है बच्चों निम्न।
ठीक है, तो अगर आप समझे, जिसमें विलयन की सांद्रता कम होगी उसमें विलायक की सांद्रता ज्यादा होगी, जिसमें विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी उसमें विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलायक किधर से किधर जाएगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। विसरण में हमने सीख लिया था कि उच्च से निम्न की ओर जाता होता है जो भी चीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक जाने लग जाएगा, इससे इधर जाने लग जाएगा। इसको भी हम कहेंगे परासरण। तो आपके पास परासरण की दो परिभाषाएं आ गई है। पहली परिभाषा तो यहां पर कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा कि निम्न सांद्रता के विलयन से, ये देखो यहां पर सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या है, कम, तो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। देखो विलयन यहां पर निम्न सांद्रता का है और इधर उच्च सांद्रता का है, लेकिन विलायक यहां पर उच्च सांद्रता का है और यहां पर निम्न सांद्रता का है, इसलिए विलायक तो इधर से इधर ही जाएगा। ठीक है, और क्योंकि विलायक ही जा सकता है, विलायक तो जा ही नहीं सकता, तो विलायक इधर से इधर जाएगा, इसको हम कहेंगे परासरण। ये वाली परिभाषा दोबारा समझेंगे। निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का, विलयन नहीं जाएगा, जाएगा तो कौन, विलायक ही जाएगा, विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना परासरण कहलाता है। निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना परासरण कहलाता है। तो अगर आपने इस बात को गौर से सुना है तो ये जो परासरण की परिभाषा है वो दो तरीके से बन गई। क्या परिभाषा किस तरीके से बन गई? पहली बात तो आप ये क्लियर करो कि गुजरेगा तो कौन, परासरण में विलायक ही गुजरेगा, क्योंकि परासरण में हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं, विसरण में नहीं लगाते, इसलिए जाएगा तो कौन, विलायक ही जाएगा। कहां से कहां जाएगा? अगर हम बात करें विलायक की करें तो विलायक कहां से कहां जाएगा? विलायक में विलायक जाएगा उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। लेकिन अगर विलयन में बात करें तो विलयन में विलायक कहां से कहां जाएगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ये बात जो समझ गया वो ही साइंस लेने का हकदार है भाई। क्या हुआ कि विलायक ही जाएगा, परासरण में विलायक ही जाएगा, विलायक तो जा नहीं सकता क्योंकि हम अर्धपारगम्य में झिल्ली लगाते हैं इसमें। ठीक है, विलायक जाएगा कहां से कहां? अगर विलायक की बात करो तो विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन विलायक विलयन में निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाएगा कहां से? दोनों में ही अर्धपारगम्य झिल्ली से जाएगा। इसको हम कहते हैं परासरण। तो विलायक को लेकर के परिभाषा दोगे तो उच्च से निम्न, विलयन को लेकर के परिभाषा दोगे तो निम्न से उच्च। ठीक है बच्चों, जाएगा, ध्यान रखना, विलायक ही। कहीं आप ऐसे मत कह देना कि निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलयन का जाना परासरण कहलाता है। नो, जाता तो विलायक ही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना परासरण कहलाता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं बच्चों, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से। तो इस तरीके से आपको परासरण पता लग गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों परासरण दाब की। अब किसकी बात करते हैं? परासरण दाब की। तो मैं साफ कर दूं इसको एक बार। देखो, परासरण दाब की बात करते हैं अब अपने। चलो, आपने पहले सीखा विसरण क्या है, फिर आपने सीखा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, फिर आपने सीखा कि परासरण क्या है, और अब आप सीख रहे हैं परासरण दाब क्या है। क्या सीख रहे हैं? परासरण दाब। परासरण दाब क्या है ये अब आप सीख रहे हैं। गौर करना, यह भी बहुत जबरदस्त चीज है। आप बुक से ऐसे पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां आप देखोगे तो आपको समझ में सारी बात आएगी। इधर गौर करो। वही बना रहे हैं हम यू आकार की नली। यू आकार की नली लगा रहे हैं, ये लो। ठीक है, और क्योंकि परासरण पढ़ रहे हैं
तो अर्धपारगम्य झिल्ली तो लगेगी ही लगेगी। तो ये लो हमने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से विलायक के कण तो जा सकते हैं लेकिन विलय के कण आ जा नहीं सकते। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, यहां पर भर रहा हूं विलायक। क्या भर रहा हूं, विलायक। ठीक है, यहां क्या भर रहा हूं, विलयन। विलयन भरने का मतलब क्या है कि इसके बराबर दूरी तक भरेंगे अपने। विलयन भरने का मतलब क्या है, विलयन भरने का मतलब है कि विलायक के अंदर विलय भी घुला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर विलय भी घुला हुआ है, तो विलय मैं इसके अंदर घोल देता हूं बच्चों। क्या हुआ कि अपने इसके अंदर विलय घोल देते हैं। ये लो, ये मैंने घोल दिया विलय। ठीक है, ये विलय घोल दिया है। चलो अब हम, ये क्या बन गया है, विलयन, ये क्या है, विलायक। अब इधर देखें कि यहां पर मैं एक घर्षण रहित पिस्टन लगा रहा हूं। ये क्या लगा रहा हूं, घर्षण रहित पिस्टन लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये पिस्टन है और इधर भी मैं घर्षण रहित पिस्टन लगा रहा हूं। पिस्टन क्या होते हैं, जिनको दबाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको दबाया जा सकता है, इसको पकड़ के यहां से नीचे दबाया जा सकता है। तो ये मैंने दोनों तरफ पिस्टन लगा दिए हैं। ठीक है, अब आप समझे कि यहां क्या पड़ा है बच्चों, विलायक। सारी बातें यहां जो बोल रहा हूं इसको अच्छे से सीख लेना। ये पड़ा है विलायक, यहां पड़ा है विलयन। ठीक है, विलयन। अब आप देखें कि मैं इसके अंदर कोई 2-3 शब्द लिख रहा हूं। नंबर 1 बात कि ये यहां पर विलायक पड़ा है, तो नो डाउट विलायक की सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता है, विलायक की सांद्रता है, यहां पर सांद्रता है उच्च सांद्रता का विलायक है। यहां पर अगर यहां पर विलयन पड़ा है, तो अभी अभी आपने सीखा है कि यहां पर विलयन में विलायक की सांद्रता क्या होगी, विलायक की सांद्रता होगी यहां पर निम्न। एक बात समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको विलयन के हिसाब से कहूं तो यहां पर विलयन तो बना ही नहीं हुआ, सिर्फ विलायक पड़ा है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि विलयन की सांद्रता यहां पर क्या है बच्चों, विलयन की सांद्रता है निम्न। विलयन की सांद्रता है निम्न। और यहां पर विलयन के अंदर विलय घुला हुआ है, तो यहां पर तो विलयन है, इसका मतलब यहां पर विलयन की सांद्रता क्या है बच्चों, विलयन की सांद्रता है उच्च। ठीक है, अच्छा और देखो आप तीसरी बात, और देखो तीसरी बात आप यूं समझें कि, चलो तीसरा पॉइंट मैं बाद में बताता हूं, पहले इतने से पहले परासरण दाब की परिभाषा निकालते हैं, फिर एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो एक पॉइंट बाद में समझाता हूं। इधर गौर करें, यहां पर विलायक की सांद्रता उच्च है, यहां पर विलायक की सांद्रता निम्न है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जाएगा। इसी को ही तो हम परासरण कहते हैं। तो इस तरीके से जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, जब ये इस तरफ जा रहा होगा तो ये पिस्टन नीचे आएगा और ये पिस्टन ऊपर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है कि जैसे ही ये पानी इधर से इधर की तरफ जाने लग जाएगा तो ये पिस्टन नीचे झुकने लग जाएगा और ये पिस्टन जो है ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जब पानी इधर की तरफ जाएगा तो ये पानी इस पर दाब डालेगा तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर जो है ये पानी नीचे से इसके ऊपर की तरफ इस पर प्रेशर डाल रहा है। ये वाला पानी जो इधर आया इसने प्रेशर डाला, ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है। मैंने क्या किया कि इस पिस्टन से ऊपर की तरफ से बाहर दाब लगाने लग गया। ये दाब पी एक्सटर्नल मतलब बाह्य दाब में लगाने लग गया। यहां से जो दाब लग रहा था वो क्या लग रहा था, पी इंटरनल लग रहा था। ठीक है, आंतरिक दाब जो लग रहा था जिससे पिस्टन ऊपर जा रहा था। अब मैंने क्या किया कि इस पिस्टन को ऊपर से पकड़ लिया और नीचे की तरफ दाब लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है, मैं पिस्टन को नीचे धकेल रहा हूं। अगर मैं ये बाह्य दाब इतना लगा दूं कि इस आंतरिक दाब के बराबर हो जाए तो पिस्टन ऊपर उठना रुक जाएगा। मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने दाब लगा करके पिस्टन को रोक लिया है, पिस्टन को ऊपर नहीं उठने दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं पिस्टन को ऊपर नहीं उठने दूंगा तो क्या होगा कि ये पानी इधर से इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर पानी को जगह ही नहीं मिलेगी आने के लिए। ये पिस्टन ऊपर उठ ही नहीं रहा है, जगह ही नहीं बन रही है। जगह नहीं बन रही तो ये पानी इधर से इधर भी नहीं आएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने बाह्य दाब लगाया है ना, इसकी वजह से ये विलायक इधर से इधर आना बंद हो गया है, मतलब परासरण की क्रिया रुक गई है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि ये जो दाब लगाया है ना, इस दाब ने परासरण की क्रिया को रोक दिया है, इसी को ही मैं कहता हूं परासरण दाब। क्या कहता हूं? परासरण दाब कहता हूं। ठीक है, तो आपके पास परासरण दाब की परिभाषा बन गई क्या, कि विलयन पर लगाया गया वह दाब जो विलायक के कणों को विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना रोक दे, उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, पहले मैं सिंपल परिभाषा लिखता हूं कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण की क्रिया को रोक दे, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। अच्छा, परासरण की क्रिया रुकी तो क्या हुआ कि विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना रुक गया। तो इसका मतलब है वह दाब जो विलायक को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने से रोक दे, उसको भी हम परासरण दाब कहते हैं। नहीं बात समझ में आ रही? ठीक है, आपको बस जो आप देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। तीसरी बात और लिख सकते हैं क्या, कि वह दाब जो विलायक को निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाने से रोक दे, उसको भी हम परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, तो जो विलायक को निम्न सांद्रता के विलयन से, निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाने से रोक दे। कहां से जाने से? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने से रोक दे, उसको भी हम परासरण दाब कहेंगे। देखो, आपको जो ये सामने बना हुआ है इसी से समझ में आ रहा है। पहले मैंने कह दिया कि अपने को इतना दाब लगाना है कि पिस्टन ऊपर जाना बंद हो जाए। पिस्टन ऊपर जाना बंद हो जाएगा तो ये विलायक इधर से इधर आना बंद हो जाएगा। विलायक का इधर से इधर आना अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण कहलाता था, मतलब परासरण की क्रिया को रोक दे। ठीक है, तो अब मेरे पास परासरण दाब की क्या परिभाषा बनी, कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। एक बात, परासरण रुक जाने का मतलब क्या हुआ, कि विलायक ने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने से रुक गया वो। ठीक है, तो वह दाब जो विलायक को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के आने से रोक दे, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। या विलयन के हिसाब से कहें तो वह दाब जो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना रोक दे, उसको भी हम परासरण दाब कहते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट जो टॉपिक था, वो परिभाषा जो थी वो आपके सामने आई। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसको एक और तरीके से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ये मैं साफ कर रहा हूं, एक और तरीके से परिभाषित कर रहा हूं। जो आप किताब से पढ़ लो, किसी भी गाइड से पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जब भी मैं कोई लिखा हुआ साफ करता हूं तो उसमें वीडियो जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलो बच्चों, अब तीसरी बात लिख रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त। क्या? यहां पर शुद्ध विलायक पड़ा है बच्चों, और यहां पर विलयन पड़ा है। आपको पता है विलायक का वाष्प दाब उच्च होता है। वाष्प दाब क्या होता है? उच्च। ठीक है, मजा आ जाएगा ये परिभाषा जानने के बाद में। ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, आप रट नहीं रहे। अगर तो आप रटो तो इतने मैंने परिभाषाएं बोल दी कि आपका दिमाग खराब हो जाए, याद कर ही नहीं सकते आप। लेकिन समझो तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि वाह यार, मैं एक ही बात को कितने तरीके से बोल सकता हूं, यही तो साइंस है। ठीक है, जब हम एक ही बात को बहुत तरीके से बोल सकते हैं तो वही तो क्या होता है? साइंस होती है। वही साइंस की असली समझ होती है। देखें, यहां पर शुद्ध विलायक पड़ा है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि विलायक का वाष्प दाब उच्च होता है, लेकिन जब उसके अंदर विलय मिला देते हैं तो विलय मिला देने से वाष्प दाब अवनमन हो जाता है, और वाष्प दाब अवनमन होएगा तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? निम्न। ठीक है, वाष्प दाब क्या हो जाएगा? निम्न।
ठीक है, तो अब परासरण दाब की परिभाषा समझें। पहली बात आप समझ रहे हैं कि परासरण हो क्यों रहा है। परासरण इसलिए हो रहा है कि यहां पर विलायक की सांद्रता ज्यादा है, यहां पे विलायक की सांद्रता कम है, सांद्रताओं में अंतर है। अगर ये सांद्रताएं बराबर होती तो परासरण ना होता। ठीक है, यहां पर विलयन की सांद्रता कम है, यहां पर विलयन की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए परासरण हो रहा है। ठीक है, तो अपने पहले तो इन दोनों को तो किस तरीके से रोक लिया, दाब लगा करके रोक लिया। ठीक है, सांद्रताएं बराबर नहीं की हैं, लेकिन बाहर से दाब लगा दिया जिससे परासरण की क्रिया रुक गई है, उसको हम परासरण दाब कह रहे हैं। लेकिन इसके हिसाब से मैं कहूं तो इसके हिसाब से यह बात हुई ना कि इन दोनों के वाष्प दाब में अंतर है। ये वाष्प दाब की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे वाष्प दाब ज्यादा है, यहां पे वाष्प दाब कम है, इसलिए परासरण की क्रिया हो रही है। अगर ये दोनों वाष्प दाब बराबर हो जाए तो परासरण की क्रिया ना हो, और परासरण की क्रिया ना होगी तो जो दाब प्रयुक्त होगा उसी को तो अपने परासरण दाब कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए जो दाब काम में आएगा उसी को तो हम परासरण दाब कहेंगे, क्योंकि वो भी तो परासरण की क्रिया को रोक सकता है। कैसे रोकेगा, इधर देखो कि यहां पर इसका परासरण दाब उच्च है, सॉरी इसका वाष्प दाब उच्च है, इसका वाष्प दाब निम्न है। तो इसके वाष्प दाब में से मैं कुछ अगर वाष्प दाब कम कर दूं तो इसका वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाएंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी, और जितना वाष्प दाब मैं कम करूंगा उसी को ही मैं परासरण दाब कहूंगा। ठीक है, क्या कि विलायक पर से, ठीक है, विलायक, इधर विलायक पड़ा है, परिभाषा लिख रहा हूं मैं, नई परिभाषा, समझेंगे बात। विलायक के वाष्प दाब से कम किया गया वह दाब, कम किया गया वह दाब जो विलायक व विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर दे, विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो थोड़ा सा इधर देखें कि इधर विलायक का वाष्प दाब उच्च, विलायक का वाष्प दाब उच्च, तो मैंने इसको मान लिया 40, ठीक है, और सॉरी 50, और इस विलायक का वाष्प, विलयन का वाष्प दाब कम, विलयन का वाष्प दाब कम, तो मैंने इसको मान लिया 30। ठीक है, अब मैं इसको इसके बराबर कैसे कर सकता हूं, मैं इसमें से क्या कर दूं, 50 में से 20 वायु वाष्प दाब घटा दूं, -20, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विलायक के वाष्प दाब में से कम किया गया वह दाब जो विलायक और विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर दे और परासरण की क्रिया को रोक दे, उसको मैं परासरण दाब कहता हूं। तो ये वाला 20 जो है वो क्या हो गया है, परासरण दाब हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो विलायक, इधर विलायक पड़ा था, विलायक के वाष्प दाब में से, विलायक के वाष्प दाब में से कम किया गया वह दाब जो विलायक और विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर दे। इनका आंसर भी कितना आ गया, 30, ये भी क्या है 30, दोनों के वाष्प दाब को बराबर कर दे और परासरण की क्रिया रुक जाए, तो इस दाब को, जो कम किया गया दाब है, वो दाब परासरण दाब कहलाता है। मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत खतरनाक परिभाषाएं सीख रहे हैं आप। चलो फिर एक और परिभाषा, परासरण दाब तो एक महाभारत होगी, बहुत ही तगड़ी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं एक ही बात की, और ये इतनी सारी परिभाषाएं क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नीट जेईई के अंदर जितने भी तथ्यात्मक क्वेश्चन है, अगर इसमें से बनता है तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक सिंपल सी परिभाषा याद कर लो कि मेरे को तो सिर्फ 12वीं पास करनी है जी, तो मैं एक परिभाषा नोट याद कर लेता हूं, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे हम परासरण दाब कहते हैं, तो बिल्कुल आपका 12वीं में पास होने वाला काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है और आपको नीट जेईई क्लियर करना है, या आपको आगे कोई लेक्चरर बनना है, कोई कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो ये सब चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इन दोनों के वाष्प दाब में अंतर है, इसीलिए ही परासरण क्रिया हो रही है। मैं वाष्प दाब की एक, परासरण दाब की एक और परिभाषा बता रहा हूं।
दोनों के वाष्प दाब में अंतर है, इसीलिए ही परासरण की क्रिया हो रही है। अगर ये दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाएं तो हमें पता है परासरण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था कि हम विलायक के वाष्प दाब में से ये वाष्प दाब कम कर देते तो दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता और जो कम किया गया वाष्प दाब था वो परासरण दाब हो जाता। ठीक है, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि इसमें से कम ना करो, आप क्या करो, इसके वाष्प दाब को बढ़ा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बढ़ा दोगे तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। ये भी 50, ये भी 50। ठीक है, अब क्या परिभाषा बन गई कि विलयन के वाष्प दाब में बढ़ाया गया वह दाब जो विलयन और विलायक के वाष्प दाब को बराबर कर दे और परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, उसको भी हम परासरण दाब कहते हैं। तो अब ये वाला 20 भी क्या है, परासरण दाब है। ठीक है, समझे क्या बात, कि या तो आपको ये परासरण हो रहा है, दोनों के वाष्प दाब में अंतर है, इसलिए दोनों के वाष्प दाब बराबर कर दोगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी और जितना दाब ऐसे को कम करने बराबर करने के लिए काम में आएगा उसी को हम परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, तो विलायक में से तो क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब घटाना पड़ेगा और विलयन में कहेंगे तो वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा। यहां जितना घटाओगे वो परासरण दाब, यहां जितना बढ़ाओगे वो परासरण दाब। तो इस तरीके से आप ये भी एक परासरण दाब की परिभाषा बोल सकते हैं। ये आप नोट कर लेना, आप इसको जैसे मैंने बताया है ना वैसा सब कुछ आप बना करके रखना। ठीक है, और उतनी जितनी परिभाषा मैंने बोली है सारी कॉपी पर नोट करना, तभी जो है आपको इस टॉपिक की गहराई समझ में आएगी। चलो बच्चों, इस तरीके से मैं इसको कर देता हूं अब साफ। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। चलो बच्चों, देखो अब अगर देखो एक मैं और बात लिख देता हूं, हालांकि ये परिभाषा को नहीं डिफाइन करेगी, लेकिन एक बात समझिए। यहां पर चौथा पॉइंट मैं और लिख देता हूं कि यहां पर क्या होगा, परासरण दाब क्या होगा, परासरण दाब यहां पर होगा कम। ठीक है, यहां पर परासरण दाब क्या होगा, कम होगा। परासरण दाब यहां पे कम क्यों है, क्योंकि ये यहां से तो विलायक इधर आ ही नहीं रहा, तो मुझे रोकने के लिए कोई दाब भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर परासरण दाब क्या है, कम है। लेकिन यहां से विलायक इधर से इधर जा रहा है और जा रहे को रोकने के लिए मुझे यहां पर दाब लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर परासरण दाब है। तो यहां पर इसको मैं क्या कहूंगा, यहां पर परासरण दाब जो है वो क्या है बच्चों, उच्च। ठीक है, तो इसलिए अब क्योंकि परासरण की परिभाषाएं भी और बन गई हैं, परासरण की परिभाषाएं भी और बन गई हैं। क्या बन गई है परिभाषा, ये बन गई है कि विलायक का 4 तरीके से परिभाषा बोल सकते हो। परासरण की, परासरण दाब की बहुत सारी परिभाषाएं बोल रही, लेकिन अब परासरण की भी परिभाषाएं देखो कितनी बढ़ गई। एक तो ये बन गया कि विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण कहलाता है। एक का निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना परासरण कहलाता है। उच्च वाष्प दाब के विलयन से निम्न वाष्प दाब के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलायक का जाना परासरण कहलाता है। ये भी परासरण हो गया। कम परासरण दाब के विलयन से, क्योंकि विलायक तो इधर से इधर ही जा रहा है ना, कम परासरण दाब के विलयन से विलायक का उच्च परासरण दाब के विलयन की ओर जाना, ये भी क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। आपको पता लग गया कि विलायक तो इधर से इधर ही जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो विलायक को तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, विलयन को तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना, वाष्प दाब को तो उच्च से निम्न की ओर जाना और परासरण दाब को तो निम्न से उच्च की ओर जाना। ये सारा का सारा क्या है, परासरण प्रक्रिया है। लेकिन जाना किससे है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बातें आपने सीखी, ये एक बहुत ही जबरदस्त बात होगी बच्चों। यहां पर ये ध्यान रखना कि जिस विलयन की सांद्रता कम होगी उसका परासरण दाब भी कम है और जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा है उसका परासरण दाब भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं होगी आपके पास। ठीक है, ये वाली जो लास्ट वाली परिभाषा मैंने बताई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है परासरण की। क्या कि विलायक का कम परासरण दाब से उच्च परासरण दाब के विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। ये बहुत जरूरी परिभाषा है जिसको हम आगे एक और टॉपिक सीखने में काम में लेंगे।
ठीक है, जितनी प्रासरण की परिभाषाएं, जितनी प्रासरण दाब की परिभाषाएं मैं बोला हूं, सारी की सारी एक पेज पर लिख डालो और लिख करके मेरे को संख्या बताना कि आपने टोटल कितनी परिभाषाएं लिखी प्रासरण और प्रासरण दाब की। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूं साफ। ठीक है, और अब चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, जो मैंने पहले जगह छोड़ी थी तो उसमें साइड में हुआ था मैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, लेकिन अपने को तो ये पता होता है कि अपने तो क्या करते हैं, जो ये चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है, कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म चौथा, जिसका नाम क्या, परासरण दाब। तो आप परासरण दाब से क्या करते होते हैं बच्चों कि अणुसंख्य गुणधर्म से विलय का अणु बाहर निकालते हो। तो कैसे निकालोगे, डेरिवेशन समझें, जिससे न्यूमेरिकल भी करेंगे अपने। क्या है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण जो होती है हमारे पास वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो क्या है, दाब, लेकिन यहां पर तो P हमारे पास कौन सा दाब है, परासरण दाब है, और परासरण दाब को अपने पाई से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहां पर P की जगह हो जाएगा पाई। ठीक है, V यहां पर क्या है बच्चों, आयतन है, विलयन का आयतन है। किसका आयतन है, विलयन का आयतन है। N क्या है, विलय के मोल है, विलय के मोल है। ठीक है, R हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि S होता है विलयन नियतांक, विलयन नियतांक। यहां पर R नहीं लगता होता, यहां पे S लगता है परासरण दाब के सूत्र के अंदर, जिसको अपने विलयन नियतांक कहते हैं। लेकिन विलयन नियतांक का मान R गैस नियतांक के बराबर होता है, इसलिए S की जगह हम क्या लिख देते हैं, R। तो यहाँ पे S होना चाहिए था, लेकिन R क्यों लिखा गया है, क्योंकि विलयन नियतांक का मान वो गैस नियतांक के मान के बराबर होता है, मतलब R यहाँ पर गैस नियतांक है। फिर T क्या है हमारे पास, ताप है। ठीक है, तो अब ये वाले मान इसके अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास पाई V इज इक्वल टू nRT। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू n बटा में VRT हो गया। n क्या है, विलय के मोल, V क्या है, विलयन का आयतन, तो इसका मतलब विलय के मोल बटा में विलयन के आयतन को आप क्या कहते हो, मोलरता। मोलरता, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को आप मोलरता कहते हो, तो ये आ जाएगा कैपिटल M। तो इसका मतलब पाई इज इक्वल टू हमारे पास MRTB हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा काम में। ये सारे जितने मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं सारे न्यूमेरिकल करने में काम में आएंगे। चलो, R भी एक नियतांक है और T भी अगर नियत हो, ताप नियत हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों नियतांक हटा दोगे तो समानुपाती का निशान आ जाएगा और मोलरता आ जाएगी। इसका मतलब जो वाष्प दाब, सॉरी परासरण दाब जो होता है वो मोलरता की क्या होता है, समानुपाती। बाकी 3 जो अणुसंख्यक गुणधर्म किए उसमें जो आपने क्वथनांक उन्नयन किया, हिमांक अवनमन किया, वो मोलरता के समानुपाती होता था, लेकिन परासरण दाब ऐसा है जो मोलरता के समानुपाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर मोलरता नियत हो, गैस नियतांक नियत है, तो इन दोनों को नियतांकों को हटाओगे तो यहाँ समानुपाती का निशान आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताप। तो इसका मतलब है परासरण दाब ताप के भी क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो परासरण दाब मोलरता के भी समानुपाती, परासरण दाब जो है ताप के भी समानुपाती होता है। ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आएंगी। चलिए और चलो आप आगे क्या होगा, और अपने बात सीख रहे हैं, ये आ गया। देखो क्या हुआ कि चलो ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा लिखता हूं। मैंने क्या लिखा, पाई इज इक्वल टू n बटा में VRT। ठीक है, आपको पता है n बराबर क्या है, n है विलय के मोल। विलय के मोल बराबर क्या होता है, विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का अणुभार। ठीक है, विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का अणुभार, ये n है। तो n की जगह अगर मैं ये मान रखूं तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा WB बटा में MB। इसको तो मैं हटा करके यहां लिख देता हूं, ठीक है। और आपने n का मान रख दिया, n का मान क्या, WB बटा में MB। विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू RT बटा में V। हमें क्या करना है, विलय का अणुभार निकालना है। तो विलय का अणुभार जो है वो इधर आ जाएगा MB और पाई इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा WB बटा में पाई इंटू RT बटा में V। ये वाला फॉर्मूला, इस तरीके से हम विलय का अणुभार निकाल सकते हैं। और एक चीज और देखो, जितने भी जैव अणु हैं, जैव अणु,
ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, एंजाइम हो गए, ठीक है, या जो बहुलक हैं, ठीक है, बहुलक हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह, ये जो बहुलक हैं, इन सब के अणुभार जो है वो किससे निकाले जाते हैं? परासरण दाब प्रक्रिया से निकाले जाते हैं। ठीक है, जैव अणुओं के जो अणुभार हैं वो परासरण दाब प्रक्रिया से निकाले जाते हैं। तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ये वाला फॉर्मूला भी, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आएंगे। ठीक है, एक और चीज देखें कि अगर कोई मिश्रण हो, दो विलयनों का क्या हो? मिश्रण हो, विलयन 1 और विलयन 2, इन दोनों का मिश्रण हो तो परासरण दाब कैसे निकलता है? तो परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला पाई, जो मिक्सचर का जो अपने पास परासरण दाब जो आएगा वो आएगा हमारे पास π1 V1 प्लस π2 V2, मतलब दोनों विलयनों के पहले विलयन का परासरण दाब इंटू पहले विलयन का आयतन, दूसरे विलयन का परासरण दाब इंटू दूसरे विलयन का आयतन, बटा में V1 प्लस V2। तो ये पूरे मिश्रण का जो है वो परासरण दाब आ जाएगा। या आप एक और सूत्र लगा सकते हो कि पाई की जगह क्या लिख सकते हो? M1 V1 प्लस M2 V2 बटा में V1 प्लस V2, लेकिन इसके लिए इनटू में आपको और करना पड़ेगा क्या? RT। ठीक है, क्योंकि पाई के साथ जब m लगाते हो तो साथ में क्या आता है? RT भी आता है। तो पाई की जगह अगर आप m लगाओगे तो RT भी आएगा, तो इनटू में क्या आ गया बच्चों? RT। तो ये किसी मिश्रण, अगर दो विलयनों का मिश्रण बना दे और फिर आपसे पूछे कि बताओ इनका परासरण दाब क्या है, तो ये फॉर्मूले आपको काम में आएंगे। देखो बिल्कुल आसान तरीके से ये मैंने डेरिवेशन कर दिया, इतने सारे आपको परासरण की परिभाषाएं, परासरण दाब की परिभाषाएं बता दी हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ परासरण दाब के 3 एपिसोड होंगे बच्चों, परासरण दाब के 3 एपिसोड होंगे। जो मैंने आज एक एपिसोड 22वां एपिसोड परासरण दाब का आज हो गया, कल मैं आपको इसी का परासरण दाब का एक और एपिसोड करवाऊंगा, फिर तीसरे एपिसोड में परासरण दाब के मैं कंपटीशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस तरीके से परासरण दाब थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने अपनी तरफ से जो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट इकट्ठा किया और अच्छी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, आपको अगर समझ में आए तो मुझे बताना जरूर कि आपको बढ़िया समझ में आया, और आपको लग रहा है कि कैसा मतलब आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो मुझे बताना। और इन चीजों की तुलना आप ये नहीं समझना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं वो ये सोचते हैं कि सर छोटे से शहर में रहते हैं, इनको बड़े टीचर्स के बराबरी कैसे करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर टीचर से अपने को कंपेयर कर लेना, आपका मैटर कहीं भी कम नहीं होगा। हाँ, किसी से मैं सुपीरियर हूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसी से कम भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो गुड लक, पढ़ते रहो। कल मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करवा करके फिर कंपटीशन के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बच्चों।